दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड राजस्नातक शिक्षक पीजीटी परीक्षा 2014 हिंदी व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र है। परीक्षा तिथि जो है 30 तारीख 11वां महीना 2014 टायर फर्स्ट है। कह रहा है कि कबीरदास के समय में दिल्ली का शासक कौन था। कबीरदास के समय में दिल्ली का शासक था शाहजहां था, तुगलक, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड प्रास्नातक शिक्षक पीजीटी परीक्षा 2014 हिंदी है और व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। परीक्षा तिथि जो है 30/11/2014 टायर फर्स्ट है। कबीरदास के समय में दिल्ली का शासक था तो सिकंदर लोदी था। कबीरदास के समय में दिल्ली का शासक कौन था? सिकंदर लोदी था। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु कौन थे? सूफी फ़कीर शेख तगी थे। ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। कबीरदास की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग हैं, पहला नंबर रामायणी, दूसरा शबद और तीसरा साखी। तो कबीरदास के समय में दिल्ली का शासक कौन था? तो हमने बताया कबीरदास के समय में दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी था। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु सूफी फ़कीर शेख तगी थे। ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। कबीरदास की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग हैं, रामायणी, शबद और साखी। दूसरा क्वेश्चन है कि वैष्णव भक्ति के प्रथम आचार्य हैं मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य। वैष्णव भक्ति के प्रथम आचार्य, तो वैष्णव भक्ति के प्रथम आचार्य जो हैं रामानुजाचार्य हैं। वैष्णव भक्ति के प्रथम आचार्य रामानुजाचार्य हैं। वैष्णव भक्ति का उदय जो है दक्षिण भारत में हुआ। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण माना जाता है। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य ने द्वैतवाद, वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद तथा शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना की। तो वैष्णव भक्ति के प्रथम आचार्य रामानुजाचार्य हैं और वैष्णव भक्ति के प्रथम आचार्य अगर माने तो रामानुजाचार्य हैं। वैष्णव भक्ति का उदय जो है दक्षिण भारत में हुआ। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण माना जाता है। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य ने द्वैतवाद, वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद तथा शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना की। तीसरा क्वेश्चन है कि तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा? तो स्मिथ, ग्रियर्सन, गिलक्राइस्ट, मैक्स मोलर। तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा है? तो तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी जो है स्मिथ ने कहा था। तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी स्मिथ ने कहा है। तुलसीदास के संदर्भ में प्रमुख विद्वानों के कथन इस प्रकार हैं। ग्रियर्सन का कथन है कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक इनको कहा जाता है। नाभादास को नाभादास कहते हैं कलिकाल का वाल्मीकि। रामविलास शर्मा जातीय कवि कहा जाते हैं। अमृतलाल नागर मानस का अंश कहा जाता है। अमृतलाल नागर इन्हें मानस का अंश कहते हैं। तो स्मिथ क्या कहते हैं? मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहते हैं स्मिथ। ग्रियर्सन क्या कहते हैं? तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। नाभादास क्या कहते हैं? कलिकाल का वाल्मीकि कहते हैं इन्हें। रामविलास शर्मा जातीय कवि कहते हैं। अमृतलाल नागर मानस का अंश कहते हैं। वापसी किसकी कहानी है? मैत्रेयी, पुष्पा, शिवानी, ममता कालिया, उषा प्रेमवदा। तो वापसी किसकी कहानी है? तो वापसी जो कहानी है ये उषा प्रेमवदा की कहानी है। जिंदगी और गुलाब के फूल, जिंदगी और गुलाब के जो फूल हैं, वसंत आया, एक कोई दूसरा तथा कितना बड़ा झूठ, उषा प्रेमवदा के प्रमुख कहानी है। एक कोई दूसरा तथा कितना बड़ा झूठ, उषा प्रेमवदा के प्रमुख कहानी संग्रह। तो वापसी किसकी कहानी है भैया? उषा प्रेमवदा की है। और जिंदगी और गुलाब के फूल ये भी इनकी कहानी है। वसंत आया, एक कोई दूसरा तथा कितना बड़ा झूठ, उषा प्रेमवदा के प्रमुख कहानी संग्रह है। 5वां क्वेश्चन है कि इत्तलम यह किसकी रचना है? नागार्जुन, अज्ञेय, निराला, मुक्तिबोध। तो अज्ञेय की रचना है इत्तलम। किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है। इत्तलम जो है अज्ञेय द्वारा रचित क्या है? काव्य संग्रह है। भग्नदूत, चिंता, हरिघास पर क्षण भर, बावरा, अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभा में,
आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार तथा सागर मुद्रा। इनके द्वारा रचित अन्य प्रमुख काव्य संग्रह अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। अज्ञेय को क्या कहा जाता है? प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। अगला 6वां क्वेश्चन है कि कबरा खड़ा बाजार में यह साहित्य की कौन सी विधा है? कबरा खड़ा बाजार में साहित्य की कौन सी विधा? उपन्यास, निबंध, नाटक, कहानी। तो ये जो है नाटक है। कबरा खड़ा बाजार में यह साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये नाटक है। यह साहित्य की नाटक विधा की रचना, इसके लेखक जो हैं भीष्म साहनी है। नाटक है। हानूश, माधवी और मुआवजे, रंग दे बसंती चोला तथा आलमगीर। भीष्म साहनी की अन्य प्रमुख नाट्य कृतियाँ हैं कौन कौन से? तो कबीरा खड़ा बाजार में, हानूश, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला तथा आलमगीर, ये सभी भीष्म साहनी के अन्य प्रमुख नाट्य कृतियाँ हैं। 7वां क्वेश्चन है कौन सा उपन्यास जो है प्रेमचंद जी का नहीं है? निर्मला, गोदान, सेवा सदन, शाह और मात। तो शाह और मात नहीं है। शाह और मात किसका है? बल्कि इसके लेखक जो है शाह और मात के राजेंद्र यादव हैं। प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, उल्टा, 1 इंच मुस्कान, अनदेखे अनजान, पुल तथा मंत्रबिद्ध, इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं राजेंद्र यादव के। और निर्मला, गोदान, सेवा सदन, ये सभी रचना जो है प्रेमचंद की रचना है। कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेमाश्रम आदि प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास। तो राजेंद्र यादव के रचना शाह और मात है, प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, उल्टा, 1 इंच मुस्कान, अनदेखे अनजान, पुल तथा मंत्रबिद्ध, इनके अन्य प्रमुख उपन्यास। प्रेमचंद की बात करें, निर्मला, गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेमाश्रम आदि प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास। अगला क्वेश्चन है हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड, लोकमित्र, बंगदूत, नवभारत। तो उदंत मार्तंड है हिंदी का पहला समाचार पत्र है। यह 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। बंगदूत के संपादक कौन हैं? राजा राम मोहन राय थे। बंगदूत के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। 9वां क्वेश्चन है कि शब्दकोश में त्रा किस वर्ण के बाद आता है? ता, छा, या ज्ञा या धा के बाद। तो ये ता के बाद आता है। शब्दकोश में त्रा जो है ता वर्ण के बाद आता है। तथा छा की बात करें तो छा का के बाद एवं ज्ञा जो है जा वर्ण के बाद आता है। तो इसका विकल्प ए सही है कि शब्दकोश में त्रा किस वर्ण के बाद आता है? ता के बाद आता है। 10वां क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल संज्ञा किसने दी है? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल संज्ञा किसने दी? तो आचार्य सही जवाब है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी है। आदिकाल का नामकरण प्रमुख विद्वानों ने इस प्रकार दिया है। मिश्र बंधु ने इसे आरंभिक काल कहा, रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल कहते हैं और आदिकाल पंडित हजारी प्रसाद कहते हैं। वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं। संधिकाल एवं चारणकाल राम कुमार वर्मा कहते हैं। चारणकाल ग्रियर्सन कहते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि निशा निमंत्रण के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। तो निशा निमंत्रण के रचयिता जो हैं ये रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है, डी सही है। मधुशाला इनकी रचना, मधुबाला, मधुकलश, बंगाल का अकाल, एकांत संगीत, खादी के फूल तथा शतरंगिनी इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो झरना हो गया, आंसू, लहर, कामायनी आदि जयशंकर प्रसाद की, और उच्चवास, ग्रंथि, बीड़ा, पल्लो, युगवाणी आदि पंत की तथा निहार, रश्मि, नीरजा आदि महादेवी वर्मा की प्रमुख कृतियाँ हैं। 12वां क्वेश्चन है कि संतों ने नारी को किस रूप में देखा है? कर्कशा रूप में या कामनी, मुक्तिदायिनी, शक्तिदायिनी। तो संतों ने नारी को किस रूप में देखा है? तो ये कामनी के रूप में देखा है संतों ने नारी को।
संत कवियों ने नारी के कामनी रूप की आलोचना की है। संतों द्वारा नारी का उल्लेख मुख्यतः नारी निंदा तथा आत्मा परमात्मा के प्रेम मिलन एवं विरह के प्रतीक के रूप में किया है। नारी निंदा विषयक प्रसंग में उसे माया तथा वासना का प्रतीक मानते हुए उससे सर्वथा मुक्त रहने का परामर्श दिया गया है। तो संतों ने नारी को किस रूप में देखा, तो कामनी के रूप में देखा। संत कवियों ने नारी के कामनी रूप की आलोचना की। संतों द्वारा नारी का उल्लेख मुख्यतः नारी निंदा तथा आत्मा परमात्मा के प्रेम मिलन एवं विरह के प्रतीक के रूप में किया गया है। नारी निंदा विषयक प्रसंग में उसे माया तथा वासना का प्रतीक मानते हुए उससे सर्वथा मुक्त रहने का परामर्श दिया गया है। 13 क्वेश्चन है, कबीरदास का दार्शनिक चिंतन है एकेश्वरवादी, शुद्ध द्वैतवादी, द्वैतवादी या अद्वैतवादी। तो कबीरदास का दार्शनिक चिंतन जो है ये अद्वैतवादी है। कबीरदास का दार्शनिक चिंतन क्या है, अद्वैतवादी। निर्गुण धारा के संत कवि कबीर मुख्य रूप से एक भक्त कवि और साधक थे। उन्होंने ईश्वर और जीव के अद्वैत रूप को स्वीकार किया है। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। तो कबीर दास का दार्शनिक चिंतन क्या है, तो कबीर दास का दार्शनिक चिंतन जो है अद्वैतवादी है। और कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना जो है गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। उन्होंने ईश्वर और जीव के अद्वैत रूप को स्वीकार किया है। 14 क्वेश्चन है कि सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है, जयदेव का, विद्यापति का, वल्लभाचार्य का, चंडीदास का। तो सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है, विद्यापति का। सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है, विद्यापति का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि सूर्य के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है तथा कुछ पदों के तो भाव भी बिल्कुल मिलते हैं। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। सूरसागर, सूर सारावली तथा साहित्य लहरी जो है इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन को रूपायित करने वाली कालजयी कृति क्या है, तो शिखर के सागर तक, अग्निसेतु, कलम का मजदूर या आवारा मसीहा। तो आवारा मसीहा सही जवाब है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन को रूपायित करने वाली कालजयी कृति आवारा मसीहा है। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। शिखर से सागर तक जीवनी के रचनाकार कौन है, शिखर से सागर तक। तो शिखर से सागर तक के जीवनी के रचनाकार राजकमल राय हैं। कौन है, राजकमल राय। अग्नि सेतु की बात करें तो जीवनी के लेखक विष्णु चंद्र शर्मा तथा कलम का मजदूर जीवनी जो है मदन गोपाल द्वारा रचित है। तो शिखर से सागर तक जीवनी के रचनाकार राजकमल राय हैं और अग्नि सेतु जो है जीवनी के लेखक विष्णु चंद्र शर्मा, कलम का मजदूर जीवनी के लेखक मदन गोपाल द्वारा, शिखर के सागर जीवनी के रचनाकार राजकमल राय और अग्नि सेतु जीवनी के लेखक विष्णु चंद्र शर्मा, कलम का मजदूर जीवनी मदन गोपाल द्वारा। और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन को रूपायित करने वाली कालजयी कृति आवारा मसीहा है और इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। 16 क्वेश्चन है, काव्य में अनुकृति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। काव्य में अनुकृति सिद्धांत के प्रवर्तक हीगल, अरस्तु, इलियट या प्लेटो। तो काव्य में अनुकृति सिद्धांत के प्रवर्तक जो हैं अरस्तु हैं। अरस्तु जो है प्लेटो के शिष्य तथा सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु कौन थे, प्लेटो के शिष्य थे तथा सिकंदर के क्या थे, गुरु थे, सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु ने महाकाव्य, दुखांतर, प्रश्न आदि को अनुकरण का भेद माना। अरस्तु ने लिखा है कि कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण का विषय है। अरस्तु ने क्या लिखा है कि कार्य व्यापार में निरत जो है मनुष्य अनुकरण का विषय है। अरस्तु प्रथम काव्य शास्त्री थे। अरस्तु जो है प्रथम काव्य शास्त्री थे जिन्होंने उपयोगी कला एवं ललित कला का भेद स्पष्ट किया और ललित कला की स्वायत्तता घोषित की है। 17 क्वेश्चन है कि समालोचना की सबसे बड़ी विशेषता है मूल्यांकन, सौंदर्य उद्घाटन, तटस्थता, वैज्ञानिक विवेचन। तो समालोचना की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, मूल्यांकन, सौंदर्य उद्घाटन, तटस्थता या वैज्ञानिक विवेचन। तो सी सही है, समालोचना की सबसे बड़ी विशेषता है
तटस्थता। समालोचना की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तटस्थता है। समालोचना जो है किसी वस्तु या विषय के उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोषों एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली साहित्यिक विधा। इसमें पाठ, अध्ययन, विश्लेषण, मूल्यांकन एवं अर्थ निगमन की प्रक्रिया शामिल है। तो समालोचना की सबसे बड़ी विशेषता हमने तटस्थता है बताया। समालोचना किसी वस्तु या विषय कि उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोषों एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली साहित्यिक विधा है। इसमें पाठ, अध्ययन, विश्लेषण, मूल्यांकन एवं अर्थ निगमन की प्रक्रिया शामिल है। 18 क्वेश्चन है, त्रैमासिक पत्रिका नहीं कौन सा? भाषा, आलोचना, कथाक्रम, कल्पना। तो त्रैमासिक पत्रिका कौन सी नहीं है? भाषा नहीं है, आलोचना, कथाक्रम, कल्पना। कल्पना जो है त्रैमासिक पत्रिका नहीं है बल्कि भाषा, आलोचना, कथाक्रम है। यह पत्रिका द्वैमासिक पत्रिका के रूप में जो है कल्पना 1949 में हैदराबाद से आर्येंद्र शर्मा के संपादकत्व में प्रकाशित हुई थी। यह पत्रिका जो है द्वैमासिक पत्रिका के रूप में 1949 ईस्वी में हैदराबाद से आर्येंद्र शर्मा के संपादकत्व में प्रकाशित हुई थी। 19 क्वेश्चन है कि कविता को मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहने वाले हैं। कविता को मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो डी सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि कविता को मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। कविता के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कविता के बारे में। 20 क्वेश्चन है कि उर्दू भाषा से ही हिंदी का विकास हुआ है। यह कथन किसका है? उर्दू भाषा से ही हिंदी का विकास हुआ, यह कथन किसका? ग्रियर्सन, मैक्स मुलर, बुलहर या गार्शा दाताशी। तो गार्शा दाताशी कहते हैं कि उर्दू भाषा से ही हिंदी का विकास हुआ है। यह कथन किसका है? तो गार्शा दाताशी का है। उर्दू भाषा से ही हिंदी का विकास हुआ, यह कथन गार्शा दाताशी का है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्शा दाताशी ने किया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक का सबसे पहला प्रयास जो है फ्रेंच विद्वान गार्शा दाताशी ने किया। ताशी ने अपनी पुस्तक इस्तवार दाला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। 21 क्वेश्चन है कि अदखिला फूल उपन्यास के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन रंगे, गजानन माधव, मुक्ति बोध, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो अदखिला फूल के लेखक जो हैं ये उपन्यास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ इनका एक अन्य प्रमुख उपन्यास। हरिऔधकृत ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरों की पाठ्यपुस्तक कहा जाता है। शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, एक नदी के द्वीप, अज्ञेय के प्रमुख उपन्यास हैं। 22 क्वेश्चन है तो गोल्ड स्मिथ की कृति हरमिट का अनुवाद एकांतवासी योगी में किया गया। उजड़ ग्राम, श्रांत प्रतीक, इनमें से कोई नहीं। तो 22 क्वेश्चन है कि गोल्ड स्मिथ की कृति हरमिट का अनुवाद जो है उजड़ ग्राम में एकांतवासी योगी, श्रांत प्रतीक, इनमें से कोई नहीं। तो ये एकांतवासी योगी में गोल्ड स्मिथ की कृति हरमिट का अनुवाद एकांतवासी योगी है। इसके रचनाकार श्रीधर पाठक हैं। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की अन्य दो कृतियों डिजर्टेड विलेज तथा ट्रेवलर, उजड़ ग्राम एवं श्रांत प्रतीक शीर्षक से अनुवाद किया। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। तो पूछा जाए गोल्ड स्मिथ की कृति हरमिट का अनुवाद एकांतवासी योगी में, इसके रचनाकार श्रीधर पाठक हैं और श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की अन्य दो कृतियों डिजर्टेड विलेज तथा ट्रेवलर, उजड़ ग्राम एवं श्रांत प्रतीक शीर्षक से अनुवाद किया। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। 23 क्वेश्चन है हिंदी का पहला रिपोर्टाज कौन सा है? अदम्य जीवन, लक्ष्मीपुरा, तूफानों के बीच, अल्मोड़ी का बाजार। तो हिंदी का पहला रिपोर्टाज जो है लक्ष्मीपुरा है। इस रिपोर्टाज के लेखक शिवदान सिंह चौहान हैं। यह रिपोर्टाज दिसंबर 1938 ईस्वी में रूपाप पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। शिवदान सिंह चौहान को हिंदी में रिपोर्टाज का जनक माना जाता है। शिवदान सिंह चौहान को तूफानों के बीच
तथा अल्मोड़े का बाजार जो है रिपोर्टाज के रचनाकार कौन है? क्रमशः रांगे राघव हैं। तूफानों के बीच तथा अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के रचनाकार क्रमशः रांगे राघव एवं प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। अदम्य जीवन रिपोर्टाज के लेखक रांगे राघव हैं। अदम्य जीवन जो है रिपोर्टाज के लेखक कौन है? रांगे राघव। तूफानों के बीच तथा अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के रचनाकार क्रमशः रांगे राघव एवं प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। अदम्य जीवन जो है रिपोर्टाज के लेखक रांगे राघव हैं। और हिंदी का पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है, जो शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा गया है। दिसंबर 1938 ईस्वी में रूपा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अवधी के प्रथम कवि कौन है? मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, जायसी, तुलसी। तो अवधी के अगर प्रथम कवि की बात करें तो ये मुल्ला दाऊद हैं। अवधी के प्रथम कवि मुल्ला दाऊद हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या मानते हैं? मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है। चंदायन जो है अवधी भाषा तथा चौपाई दोहा छंद में रचित मुल्ला दाऊद की कृति है। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के आदि कवि कहे जाते हैं। तो अवधी के प्रथम कवि कौन है? तो मुल्ला दाऊद हैं। अवधी के प्रथम कवि मुल्ला दाऊद। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना। चंदायन जो है अवधी भाषा तथा चौपाई दोहा छंद में रचित मुल्ला दाऊद की कृति है। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के आदि कवि कहे जाते हैं। तो अमीर खुसरो क्या कहे जाते हैं? खड़ी बोली हिंदी के आदि कवि कहे जाते हैं। 25 क्वेश्चन है कि कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? संत बूढ़न, सैयद अशरफ, दामो या मेहंदी बुरहान। तो कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? तो मेहंदी बुरहान है। कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान था, जबकि विकल्प में मेहंदी बुरहान दिया गया है, जो कि गलत है। कुतुबन जो है जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। कुतुबन क्या थे? जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। इनके द्वारा रचित अगर काव्य कृति की बात करें तो मृगावती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुतुबन को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुतुबन को क्या मानते हैं? सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि मानते हैं। और कुतुबन के गुरु का नाम मेहंदी बुरहान था। अगला क्वेश्चन है कि करुण रस को रसराज किसने कहा? भवभूति, शारदा तनय या दंडी भामा। तो करुण रस को जो है रसराज किसने कहा? तो करुण रस को रसराज जो है भवभूति कहते हैं। करुण रस को रसराज भवभूति ने कहा। भवभूति एकमात्र करुण रस को मान्यता देते हुए कहते हैं कि एको रसा करुण एव। भामा ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की, जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। तो भामा ने क्या किया? काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की, जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। आचार्य दंडी अलंकार संप्रदाय से संबंधित है। इन्होंने काव्यादर्श नामक कृति की रचना किया। शारदा तनय ने भाव प्रकाशन शीर्षक ग्रंथ की रचना की, जिसमें कुल 10 अध्याय हैं। तो करुण रस को रसराज किसने कहा? भवभूति ने कहा। और एकमात्र करुण रस को मान्यता देते हुए कहते हैं कि एको रसा करुण एव। भामा ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की, जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। आचार्य दंडी अलंकार संप्रदाय से संबंधित है। इन्होंने काव्यादर्श नामक कृति की रचना की। शारदा तनय ने भाव प्रकाशन शीर्षक ग्रंथ की रचना की, जिसमें कुल 10 अध्याय हैं। 27 क्वेश्चन है कि चिन्मय शब्द का सही संधि विग्रह क्या है? चिन्ह धनमय या चिन्म धन या चित धनमय चितम धन यह। तो चिन्मय का शब्द का सही संधि विग्रह अगर बात करें तो चित धनमय बराबर चिन्मय। चिन्मय का शब्द सही संधि विच्छेद क्या है? चित धनमय। इसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। 28 क्वेश्चन है कि रेडियो नाटक की सफलता अवलंबित रहती है सीमित पात्र संख्या पर या ध्वनि प्रधान संवादों पर या सीमित समयावधि पर या संगीत पर। तो रेडियो नाटक की सफलता अवलंबित रहती है, तो यह सही जवाब है ध्वनि प्रधान संवादों पर। रेडियो नाटक की सफलता ध्वनि प्रधान संवादों पर अवलंबित रहती है। रेडियो नाटक का मूल आधार ध्वनि है। रेडियो नाटक में
ध्वनि द्वारा अभिव्यक्ति की जाती है। रेडियो नाटक में भाषा ध्वनि, ध्वनि प्रभाव, वाच्य ध्वनि, इन तीन प्रकार की ध्वनियों का उपयोग किया जाता है। रेडियो नाटक में संवाद इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनके सामने रंगमंच नाटकों की तरह दर्शक नहीं होते। इस कारण संवादों द्वारा प्रत्येक स्थिति को स्पष्ट करना पड़ता है। कह रहा है कि रेडियो नाटक में संवाद इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं कि उनके सामने रंगमंच नाटकों की तरह दर्शक नहीं होते। इस कारण संवादों द्वारा प्रत्येक स्थिति को स्पष्ट करना पड़ता है। ध्वनि प्रभाव पर ही नाटक की सफलता अवलंबित होने के कारण रेडियो नाटक में इस तत्व की उचित उपयोगिता करना आवश्यक है। तो रेडियो नाटक की सफलता अवलंबित रहती है ध्वनि प्रधान संवादों पर। 29 क्वेश्चन है कि ब्राह्मी लिपि की किस शैली से देवनागरी लिपि का विकास हुआ? पश्चिमी, मध्य देशीय, उत्तरी या दक्षिणी? तो ब्राह्मी लिपि की किस शैली से देवनागरी लिपि का विकास हुआ? तो उत्तरी शैली से। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग जो है गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं 8वीं सदी के शिलालेख में प्राप्त होता है। देवनागरी एक अक्षरिक लिपि है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। इसमें एक वर्ण के लिए एक ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चरित होते हैं। 30 क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 343, 344, 345, 346। तो ए सही 343। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के अनुच्छेद 343 में वर्णित है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343, 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान किस अनुच्छेद में है? तो ए सही है 343।